फेयर कॉपी में नोट करो। माइक LLC incorporated in Singapore, having an office in Raipur, India. Analyze whether Mike LLC would be called as foreign company as per the provisions of Companies Act 2013। क्वेश्चन आ गया बेटा, सबको समझ? फेयर में लिख रहे हो बेटा? मैंने फेयर बोला है ना, पीछे क्यों लिख रहे हो? नोट्स वाली कॉपी तो भी लिखो उसी में। क्वेश्चन में ये बोलता है कि माइक LLC है बेटा, जो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई है, और उसका ऑफिस कहाँ है? रायपुर। मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। बताओ कि क्या ये फॉरेन कंपनी कहलाएगी या नहीं? क्यों? एक्टिविटी इन इंडिया, तो ये बेटा फॉरेन कंपनी होगा या नहीं होगा? चलो, हैविंग एन ऑफिस बोल दिया। ऑफिस मतलब ऑफिस किस पर्पस के लिए? बिजनेस एक्टिविटी के लिए। गॉट इट? आंसर लिखते हैं। मैं इसलिए फ्रेमिंग सिखा रहा हूं कि बहुत लोग केस लॉ नहीं किए हैं प्रैक्टिस। देख लो भैया, क्योंकि केस लॉ आ रहा है, मेजोरिटी रहेगा तो तुम लोग कहीं भटक ना जाओ। ओके जी बेटा? यस आंसर। As per the section 2 clause 42 of the Companies Act 2013, foreign company means any company or बॉडी कॉर्पोरेट। कहाँ इनकॉर्पोरेट होगा? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एंड विच, दो चीज उसका होना चाहिए भैया। नंबर 1, has a place of business in India, whether by itself or through an agent, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो। फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये हो गया पहला पॉइंट। यहां पर अब सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं और लिखूं कि एंड लिखूं? पक्का? कोई दोनों कंडीशन चाहिए, कोई एक चाहिए? दोनों चाहिए। एंड
conduct any business activity in India. क्लास का समय क्या है छोटे? दोनों साथ में आते हो? क्या बोला? ठीक. कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, ये हो गया बेटा आप लोग का प्रोविजन खत्म. अब आप क्या लिखेंगे? फैक्ट्स. इन द प्रेजेंट केस, Mike LLC is incorporated in Singapore, which is outside India and have office in India, which will constitute business activity in India. Got it? कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? So in the light of the above analysis, it may be concluded that, क्या कंक्लूड करोगे? Mike LLC is a foreign company. Got it? कौन सा और पॉइंट है बेटा? फॉरेन कंपनी तो यही दो है. लाइक व्हाट? बेटा वो तो फॉरेन कंपनी होने की बात का सिचुएशन है. अगर बोलता है कि अगर फॉरेन कंपनी होता है तो क्या क्या उसके ऊपर रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, वो क्वेश्चन होगा. वो अभी फॉरेन कंपनी है कि नहीं वो डिसाइड करना है. बहुत है. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. VD Infrastructure Limited has a paid up share capital of rupees 10 lakh equity shares at the rate 10 each. And the shares and the wait एक मिनट and the 55,100 shares are held by the government of छत्तीसगढ़.
and others are held by many investors with the reference to Companies Act 2013 decide VD infrastructure is which type of company. सोच लो थोड़ा सा. एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं आंसर देता हूं. पब्लिक कंपनी है, ठीक है भाई. गवर्नमेंट डिच होगा, ठीक है. और कौन कौन है भाई जिसे दिमाग में और कुछ आ रहा है? रफी नहीं है, क्यों? हाँ, अच्छा. कोई ऑब्जेक्शन करना चाहेगा रफी के लिए? शेयर्स तो 1 लाख है छोटे, वो तो रुपीज में दिया हुआ है. यही सब तो दिमाग लगाना है तुम लोग को, छोटे छोटे चीजों को, मिसिंग डाटा. हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करते बोलते हैं, उसी कारण. ठीक, आंसर लिखो. आप हेडिंग बोल रहे हैं, देखो हेडिंग लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, कोई इशू नहीं उस चीज में लेके, ठीक है. बट मैं आपको थोड़ा और तरीका बता रहा हूं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है. ओके, आप ये सीखे ना. प्रोविजन, कौन सेक्शन अक्षत? टू क्लॉज 45. गलती नहीं कर, नहीं आ रहा है बेटा, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन लिख के आगे बढ़ना. एक्स पर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अगर याद नहीं है तो चल जाएगा, तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक है. कुछ बोलना है बेटा? रिलेवेंट लिख सकते हो एज पर प्रिस्क्राइब, लेकिन एक्ट का नाम लिखना ना, ठीक. एज पर द सेक्शन 2 clause 45 of the Companies Act 2013, a government company means a company in which, क्या लिखा है सत्यम? इन विच क्या, इसके बाद क्या होता है? कितना परसेंट? मोर देन 51, नॉट लेस देन 51 है भैया, नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर. लिखो सब कोई. कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और by any state government.
या गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाय बोथ। लिख लिया यहां तक? फैक्ट्स। In the present case, VD infrastructure limited has paid up share capital of rupees 10 lakh and government of Chhattisgarh holds कितना 55,100, that is कितना परसेंट? 55.10%, which is more than 51%। समझ आ गया? अब लिखो कंक्लूजन। In the light of the above analysis, it may be concluded that, क्या कंक्लूड करो दे? VD infrastructure limited is a गवर्नमेंट कंपनी। गॉट इट? लिख ले सब कोई? अब यहां पास तुमको एक चीज ध्यान देना कि कभी भी कंक्लूजन को ज्यादा नहीं लिखना है भैया। कंक्लूजन एक आंसर में हाँ या नहीं होना चाहिए, आपको फैक्ट में समझा देना है। मैंने इसको हाँ इसलिए बोला है क्योंकि यहां मैंने 55% निकाल के रखा है। समझ आया कि नहीं आया? कि सर हमको मिनिमम तो 51 चाहिए ना, हम तो बोल रहे हैं कि 51 से ज्यादा है ये तो। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? ठीक। तो बेटा कृपया करके केस लॉ में ध्यान दें। फिर से बता रहा हूं, टेस्ट में तुम्हारा केस लॉ ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, नंबर्स कम रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखें। पढ़ना स्टार्ट करें आगे। चलो थोड़ा ध्यान दो। आप बताना चाहोगे कि कोई भी कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके लिए आपको बेसिक 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये CRN VRN कहां से आ गया? एक होता है बेटा आप लोग का MOA और एक होता है आप लोग का AOA। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज योर चार्टर डॉक्यूमेंट। एग्री? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका क्या होता है? चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। वेदर सर AOA प्रोवाइड्स रूल्स एंड रेगुलेशन।
क्या प्रोवाइड करता है आपका? रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। गॉट माय पॉइंट? मतलब सर एमओए मेरा चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो इट विल प्रोवाइड द वे, मतलब ये समझो आप लोगों का कंटेंट करेगा मेन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? और सर इसके अलावा अगर आप लोग काम करते हो, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एमओए वे विल डिटरमाइन योर स्कोप एंड पावर बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट डू एनी एक्ट। सर इसके बियॉन्ड कंपनी एक पैसे का भी एक्ट नहीं कर सकता। गॉट इट और नॉट? इफ एनी कंपनी डन सच एक्ट इट विल बी नोन एज अल्ट्रा वायर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको? अल्ट्रा वायर्स। और कंपनी अगर कल के डेट में बेटा अल्ट्रा वायर्स करती है तो उसका एक इंपैक्ट आप लोग के पास सामने आता है, वो होता है नॉर कंपनी कैन बी शूड। ना तो सर कंपनी केस कर सकता है किसी के ऊपर, ना तो कोई कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। मैं चाहूंगा बेटा कि तुम्हें डायग्राम्स को रफली बनाओ। मैं पढ़ाने थोड़ी ना आया हूं, मैं पूरा शुरू से रिवाइज करवाऊंगा, तुम लोगों को टेंशन मत लो। मेरे को जज करना है कि तुम लोग पढ़ के आए हो कि नहीं, और जो नहीं पढ़े हैं मेरे से सब चैप्टर्स को, उसके लिए अच्छा मौका है, पढ़ लो भैया। लेकिन मैं बुक्स नहीं पढ़ाऊंगा आज, ब्रीफ रिवीजन दे रहा हूं बेटा आप लोग को, क्योंकि तुम लोग पास हो गए तो मेरा ही इज्जत का सवाल है। गॉट इट? सर अगर कल के डेट में अल्ट्रा वायर्स होता है, सर इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय इवन मेजोरिटी ऑफ 100 शेयर होल्डर। मतलब सर अगर आप गलती कर दिए एमओए में, कल के डेट में उसको पूरे शेयर होल्डर मिलके भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकते भैया। क्या मैंने सही बोला? यस सर, रेटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि एमओए की गलती एमओए की गलती होती है। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? सर अब आर्टिकल वो रूल्स एंड रेगुलेशन डिटरमाइन करता है जिसमें सर मेंबर्स का 100% कंट्रोल होता है। एग्री? जिसमें मेंबर्स का 100% कंट्रोल होता है। मेंबर्स जब चाहे तब इसको अल्ट कर सकते हैं। गॉट इट और नॉट? ये उनकी इच्छा के ऊपर डिटरमाइन करता है। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? ठीक, अब मेन हम लोग फोकस करेंगे बेटा एमओए के। आप लोग का होता है बेटा एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज सो कॉल्ड एज अ चार्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। गॉट माय पॉइंट और नॉट? क्या बोलते हैं उसको? चार्टर्ड डॉक्यूमेंट। इसके कितने क्लॉजेस होते हैं बेटा? फर्स्ट वन इज योर नेम क्लॉज, सेकेंड वन इज सिचुएशनल क्लॉज, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, देन लायबिलिटी क्लॉज, देन कैपिटल, फिर सब्सक्रिप्शन। इतने प्रकार के आपके क्लॉजेस होते हैं सर। नेम क्लॉज में नाम लिखा रहता है, सिचुएशन में जगह नहीं लिखा रहता सर, स्टेट लिखे रहता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेन ऑब्जेक्ट और इंसिलरी ऑब्जेक्ट लिखे रहता है। लायबिलिटी में कौन सी कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है कि क्या है सर, वो चीज आप लोग को देखना पड़ता है। फिर आपका कैपिटल क्लॉज में सब डिवीजन ऑफ द कैपिटल बताना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या लिखा रहेगा? हर सब्सक्राइबर एटलीस्ट एक शेयर उठाएंगे। राशि पढ़ के आए हो ना पक्का? नाम के बाजू में नंबर ऑफ शेयर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक, मेरा तो बात ये था ही नहीं। अब हमको देखना है कल के डेट में अगर आप नाम बदलना चाहते हो सर, ऑब्जेक्ट बदलना चाहते हो, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है यू नीड टू अल्ट एमओए। अब इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर कल के डेट में आप अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्ट करते हैं तो इसके लिए बेटा आपका सेक्शन गवर्न होगा सेक्शन 13। अगर याद नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। कौन सा सेक्शन गवर्न होगा आपका? सेक्शन 13। ठीक है, अगर आप साथ में रिवाइज करते हैं तो आप बुक भी देख सकते हैं आपको रिवॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 13,
सबसे पहला बात ये बोलता है कि कोई भी कंपनी को अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्ट करना है, दे नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन देयर जनरल मीटिंग। उन लोग को बेटा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सेकेंड, इफ यू वांट टू चेंज नेम, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको नेम चेंज करके अगर अब उसको इफेक्ट देना है, यू नीड अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लगेगा। सब कोई बुक खोल लो, प्लीज बुक नोट जो भी आपके पास, आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कल के डेट में बेटा अगर आपको नेम चेंज करना है तो उसकी इफेक्ट देने के लिए आप लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट सर कुछ ऐसा चीज होता है जिसमें को अप्रूवल नहीं लगेगा, दैट इज एडिशन एंड डिलीशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कौन से केस में होता है बेटा, कन्वर्जन। पब्लिक से प्राइवेट हो गया या तो प्राइवेट से पब्लिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, हर कंपनी जो अपना नाम बदलेगा उसको आरओसी में नाम को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। देन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द कंपनी एंड द डेट मेंशन ऑन सच सर्टिफिकेट शैल बी इफेक्टिव डेट ऑफ सर्टिफिकेट, नेम बोलते हैं उसको। गॉट माय पॉइंट? रिकॉल हो रहा है भैया पीछे सबको? अब उसके बाद आता है सर आपको सिचुएशनल क्लॉज बदलना है, मतलब चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। थोड़ा ध्यान समझिए, अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, दो सिचुएशन हो सकता है सर, या तो विद इन स्टेट हो सकता है या तो आउटसाइड स्टेट हो सकता है। केस नंबर 1 आपका होता है विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट। बेटा अगर आप विद इन स्टेट करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगेगा, बट वेयर एज यू आर गोइंग फ्रॉम द आउटसाइड स्टेट यू नीड अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से बेटा आपको अप्रूवल लगेगा एज में बी प्रिस्क्राइब फॉन्ट। समझ आया कि नहीं आया इस चीज को? अगर ध्यान समझिएगा, अगर आप बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस चेंज करते हैं तो आपको 60 दिन के अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? डेज याद है? और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको तभी अप्रूवल देगा पर जब वो दो चीज में सेटिस्फाई हो जाएगा। फर्स्ट वन इज कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर। जब तक आपको डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर आपको कंसेंट नहीं देते बेटा, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस इशू, परमिशन इशू नहीं करेगा। गॉट माय पॉइंट? फिर वो आगे अभी फिर ले आई। और यहां पास आपको यह देखना है कि प्रोविजंस है कि नहीं कंपनी के पास। अगर कंपनी कंसेंट नहीं लेता है क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर से तो यह देखा जाएगा कि कंपनी के पास एडिक्वेट प्रोविजंस है कि नहीं। बोलने का मतलब यह है कि कंपनी के पास प्रॉपर जुगाड़ है कि नहीं भैया पेमेंट करने के लिए। गॉट माय पॉइंट और नॉट? देन सर एवरी चेंज इन आरओसी सर रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी गिवन टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। सर उसको आरओसी उसको रजिस्टर्ड करेगा। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? सर उसके बाद नया सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। गॉट माय पॉइंट और नॉट? पहला हम लोग पढ़े बेटा नेम क्लॉज, दूसरा पढ़े सिचुएशनल क्लॉज का अल्टरेशन। अब हम थर्ड पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्लॉज का। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर 3 पॉइंट को एक साथ मर्ज करके ऊपर बता दिया, आप चाहो तो मर्ज कर सकते हो। आपको सिर्फ ना क्लॉजेस के बेसिस में आंसर देना है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आरओसी आरओसी के पास भाई मोनोपोली इस चीज का लेके, उसके छोड़ कोई और इशू नहीं कर सकता। एमओए का बोल रहे हो? क्लॉजेस एक सीक्वेंस सेट है, वो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा बहुत ऊपर कर लेना, नेम सिचुएशनल ऑब्जेक्ट तो मैं चाहूंगा कि तुम सामने ही रखो, और तुम पहला कैपिटल लिख रहे हो, सब्सक्रिप्शन लिख रहे हो तो गलत नहीं है, वो स्किल्स गलत शो करता है कि आपको बस बीच बीच में याद आ रहा है। समझ गए? ठीक। अगर बेटा कल के डेट में अगर आपको ऑब्जेक्ट बदलना है, कंपनी विच हैज रेज्ड मनीज फ्रॉम द पब्लिक, ऐसी कंपनी जिसने पब्लिक से पैसा लेके रखा है सर, अब वो ऑब्जेक्ट बदलना चाह रहे हैं तो सर ऑब्जेक्ट आपको आसानी से बदला नहीं जाएगा, नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन इज दैट you need to pass special resolution through postal ballot.
गॉट माई पॉइंट और नॉट? आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, स्पेशल रिजोल्यूशन किसमें पास करना पड़ेगा, पोस्टल बैलॉट में, याद है राहुल, पोस्टल बैलॉट में। और साथ ही साथ बेटा आपको अब देना पड़ेगा एड, इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। यू नीड टू गिव एडवर्टीजमेंट इन 2 न्यूज़पेपर, one is vernacular newspaper and second one is English newspaper. Got my point or not? और सर अगर कंपनी के पास कोई वेबसाइट है तो उसमें भी उसको प्लेस करना पड़ेगा। फिर से बोलता हूं, कंपनी अगर ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहता है बेटा तो उसको एडवर्टाइजमेंट 2 जगह देनी पड़ेगी न्यूज़पेपर में, वन इज वर्नाकुलर एंड सेकेंड वन इज इंग्लिश न्यूज़पेपर। गॉट इट और नॉट? और ध्यान से समझिएगा कि अगर कंपनी के पास वेबसाइट है तो वेबसाइट में भी प्लेस करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, इफ एनी शेयर होल्डर हु इज नॉट एग्री विद चेंज इन द ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं बेटा उसको, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। अगर सर इस ऑब्जेक्ट को लेके अगर कोई भी शेयर होल्डर अगर सर एग्री नहीं करता तो उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा एग्जिस्ट करने के लिए। आप चाहे तो सर कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। कोई भी अगर अल्टरेशन होता है बेटा तो उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, आरओसी को देना पड़ेगा। और ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी कंपनी में ऐसा क्लॉजेस है एमओए में जो बेटा डिविजिबल प्रॉफिट अदर देन मेंबर्स को देता है तो एमओए आप लोग का वॉइड हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? समझ, खत्म तुम्हारा अल्टरेशन। मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। मैंने वही बताया ना, देखो इधर, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से पैसा लेके रखा है और उसका पैसा बचा हुआ है उसके लिए यही क्लॉजेस है। समझ आया कि ना? जो कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं लेता, इंट मींस प्राइवेट कंपनी का केस नहीं है बेटा, ये किसका कंपनी है, पब्लिक कंपनी का, जो पब्लिक से पैसा लेके रखे और कुछ पैसा बाकी है उनके लिए केसेस था। गॉट माई पॉइंट और नॉट? समझ आया? ठीक, मैं हर पॉइंट को नहीं कराऊंगा बेटा, जो इंपॉर्टेंट उसी को मैं रिवाइज करवा रहा हूं अभी। जैसे अल्ट्रेशन ऑफ एओए, नो नीड टू रिवाइज सर, स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू होता है एंड सो ऑन। ठीक है, कॉपी देना पड़ता है सर 7 दिन के अंदर। ठीक, डिफॉल्ट करते हैं तो सर 1000 रुपए पेनाल्टी लगता है, एवरी कॉपी इशूड बिफोर अल्ट्रेशन। गॉट इट? ठीक, अब आता है बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, अगर आपको मैं बोलूं कि आपका नाम गलत है तो आपको नाम बदलना पड़ेगा। वेयर इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके ओपिनियन में है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में है कि आपका जो नाम है सर या तो वो आइडेंटिकल है या तो सर टू नियरली रीअसेंबल है। कौन से कंपनी से, एग्जिस्टिंग कंपनी से। फिर से बोलता हूं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में आपका नाम एग्जिस्टिंग कंपनी से आइडेंटिकल है और रीअसेंबल है, चाहे वो कंपनी बेटा इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो चाहे वो प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है नेम चेंज करने के लिए। एग्री और नॉट? नेम चेंज करने के लिए आपको डायरेक्ट कर सकता है। ओके, और बेटा ये जो नेम चेंज करने का डायरेक्शन रहेगा उसको आपको विद इन 3 मंथ्स का समय दिया जाएगा, आपको विद इन 3 मंथ्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट और नॉट? इसमें बोलता है कि इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग नेम इज आइडेंटिकल और टू नियरली असेंबल by the name of the existing company under Companies Act 2013 और any other previous law। उस केस में बेटा कंपनी चाहे तो डायरेक्ट कर सकती है कि आपको नाम को बदलना है, कितने दिन के अंदर, 3 मंथ के अंदर। और उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा बेटा, यू नीड टू पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर द सेम। समझ आया कि नहीं आया? और सेकेंड केस ये बोलता है, वो रहता है बेटा आप लोग का ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क केस में ये बोलता है कि कोई भी रजिस्टर प्रोप्राइटर, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, कोई भी रजिस्टर प्रोप्राइटर अगर आप लोग एप्लीकेशन देता है हु इज होल्डर ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक्ट कौन सा है बेटा, ट्रेडमार्क एक्ट 1919 एक्ट के हिसाब से कोई प्रोप्राइटर अगर
आपको एप्लीकेशन देता है, आपको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देता है, कब तक? 3 इयर्स ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है आपको नाम बदलने के लिए। गॉट इट और नॉट? क्या पास करना पड़ेगा बेटा आप लोग को? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और इस केस में कितना समय दिया जाएगा? 6 मंथ दिया जाएगा। फिर से बताता हूं, अगर बेटा कोई ट्रेडमार्क का होल्डर है, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, जो कंपनी नहीं है, प्रोप्राइटर है बेटा, वो अगर एप्लीकेशन देता है, किसको किसको एप्लीकेशन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ वो सही बोल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा बेटा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और 6 मंथ के अंदर नेम को चेंज करो। ध्यान रखना कि ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर को बेटा 3 साल के अंदर एप्लीकेशन देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी और सच नेम चेंज। गॉट माई पॉइंट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट यहां तक? ठीक। देन उसके बाद ये बोलता है बेटा कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकता। सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। यहां पर बोलना यह है बेटा कि सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। ऑब्वियस सी बात है, चाहे सर वो इटसेल्फ हो, चाहे वो नॉमिनी के थ्रू हो, कुछ भी हो। तो बेटा अगर ऐसा करते ही है तो कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट आपको वॉइड कराना पड़ेगा, कंपनी को भी वॉइड कराना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे बेटा 2 आपके केस सामने आएंगे, इसको आप लोग प्रोविजो बोलते हो, मतलब एक्सेप्शन है कि 2 ऐसे केस हैं सर, उसके बावजूद भी अगर होल्ड होता है तो भी वॉइड नहीं कहलाएगा। फर्स्ट वन इज सब्सिडरी कंपनी होल्ड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। सर सब्सिडरी कंपनी ऐसा होल्ड करके रखा है क्योंकि उसको डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी का शेयर मिल के रखा है भाई। एंड सेकेंड वन बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी से बनने के पहले से हम सर शेयर होल्ड के रखे हैं, इसको बोलते हैं सर बिफोर रिलेशनशिप। अगर आप बिफोर रिलेशनशिप के अगर होल्ड करते हैं तब आप लोग का काम आएगा। गॉट माई पॉइंट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? तो सर ये 2 केस होते हैं, और ध्यान समझिएगा सर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी को ही वोटिंग पावर्स रहेगा और दूसरे को नहीं रहेगा। गॉट माई पॉइंट? पढ़ के आए हो ना? अगर पढ़ के आओगे तो अच्छे से समझ आएगा। गॉट माई पॉइंट? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सिचुएट इट रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हर कंपनी को 30 दिन के अंदर अपने इनकॉर्पोरेशन से उनको रजिस्टर्ड ऑफिस प्लेस करना पड़ता है। इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर प्लेस करने के साथ साथ उनको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी फाइल करनी पड़ती है। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में मतलब सर आपको सबूत देना पड़ेगा कि ओनरशिप मैं हूं कि नहीं। उसमें हो सकता है बेटा आप ओनर हो तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दो, अगर आप ओनर नहीं हो तो लीज रेंट दे, लीज एग्रीमेंट दे दो, तो रेंट एग्रीमेंट दे दो। बट ध्यान देना कि 1 महीना पुराना नहीं होना चाहिए सर। अगर आपका नहीं है लेकिन कंसेंट वाला है तो आप लोग प्रूफ ऑफ ओनरशिप दे दो, और साथ ही साथ एनी यूटिलिटी बिल जो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। सर अगर मेरा नाम हो गया सर तो मेरे को रजिस्टर्ड ऑफिस में सर नाम शो करना पड़ेगा, साथ ही साथ मेरे को पेंट और अफिक्स करना पड़ेगा। कहां कहां? पेंट और अफिक्स करना पड़ेगा सबसे पहले एवरी रजिस्टर्ड ऑफिस, पूरे रजिस्टर्ड ऑफिस और एवरी ब्रांच में मेरे को नाम को लिखवाना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? ध्यान रखना बेटा कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है लेकिन वन शैल बी लोकल लैंग्वेज। एक तो लोकल लैंग्वेज होना कंपलसरी है बेटा। सील में आपको लेजिबल करेक्टर में फिक्स करना है। लेजिबल करेक्टर मतलब सर जिस करेक्टर में आप लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। गॉट इट और नॉट? और सर कंपनी को अपने ईमेल एड्रेस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो वेबसाइट में अपना नाम, एड्रेस सब चीज प्रिंट करवाना पड़ेगा। और वेयर एस योर कंपनी इज ओपीसी, आपको ब्रैकेट में कंपनी के बाद ओपीसी लिखना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? अब 2 प्रकार के आपके रजिस्ट्रेशन चेंजेस आते हैं बेटा, एक स्टेट आता है और एक आउटसाइड स्टेट आता है। मेन आप लोग को प्रॉब्लम जा सकती है बेटा वो रहेगा आप लोग का आउटसाइड स्टेट में। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? इसको मैं एक नटशेल में तुमको बता रहा हूं। अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करता है कहां? आउटसाइड स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करता है, तो उसके लिए रेगुलेशन थोड़े से ज्यादा होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोग को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अर्ल्ड करना पड़ेगा। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि सिचुएशनल क्लॉज में आपका क्या लिखा होता है बेटा?
स्टेट लिखा होता है, आपके सिचुएशनल क्लॉज में स्टेट लिखा होता है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, सपोज मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस अब छत्तीसगढ़ में था, अब कहां जा रहा है, नागपुर में जा रहा है, मतलब महाराष्ट्र में जा रहा है, तो बेटा आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट बदलना पड़ेगा, तो सिचुएशनल क्लॉज में भी आप लोग को नाम बदलना पड़ेगा। देन अगर आपको मैं बोलूं कि एमओए को अगर आपको अल्ट करना है बेटा, तो सीधी सी बात है, यू नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन। इसको बताने की जरूरत है क्या? नो अल्ट्रेशन, तो बेटा आप लोग को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही मिलेगा। सर मैंने बोला था कि अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो आपको किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? मेन अथॉरिटी इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट, यू नीड टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर INC 23। ओके 23 फॉर्म में बेटा आप लोग को अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर उसमें आप लोग को मेजरली 3 डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे। ओके फर्स्ट वन इज MOA एंड AOA, अल्टर्ड MOA और AOA की प्रपोज्ड कॉपी सर। दूसरा मिनट्स ऑफ मीटिंग हेल्ड, सर आपने मिनट पहले स्पेशल रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग पास करो तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे ना। और साथ ही साथ सर कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन और पावर ऑफ अटॉर्नी और वकालतनामा, समझ आया कि नहीं? ये कॉपी आप लोग को अटैच करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोग को कुछ चीज और अटैच करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। आपको लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स प्लस डिबेंचर होल्डर्स को अटैच करना पड़ेगा बेटा, जो कि 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? हर कंपनी को जो एप्लीकेशन INC 23 रहेगा बेटा, उसमें लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और साथ ही साथ डिबेंचर होल्डर के भी लिस्ट देने पड़ेंगे, जो कि 1 महीना आप लोग का पुराना नहीं होना चाहिए। उसमें आप लोग को एक चीज ध्यान देना है कि जो लिस्ट अटैच रहेगा बेटा, उसमें आप लोग को नेम देना है और प्लस एड्रेस देना है। गॉट इट और नॉट? और साथ ही साथ सर उनका नेचर एंड वैल्यू, मतलब रिस्पेक्टेड अमाउंट भी आप लोग को शो करना पड़ेगा। क्या ये रिवीजन आपके लिए इफेक्टिव हो रहा है? पक्का ना? तो थोड़ा ध्यान से और अच्छे से सुनिए। तो अगर कोई भी कंपनी अगर चेंज करना चाहता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, अटैचमेंट के साथ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर का नाम, साथ ही साथ डिबेंचर होल्डर का भी नाम देना पड़ेगा। उसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है सर, नाम देना पड़ेगा और साथ ही साथ नेचर एंड रिस्पेक्टिव अमाउंट भी देना पड़ेगा। बट सर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं कैसे मानूं कि डिबेंचर होल्डर और जो क्रेडिटर का तुम लिस्ट दिया वो करेक्ट है? तो सर इसमें अब हमको चाहिए क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन विल बी गिवन बाय डिक्लेरेशन, कौन देगा बेटा? साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। और सर है तो और नहीं है तो कम से कम 2 डायरेक्टर लोग सर क्लैरिफिकेशन देंगे कि सर हम लोग कुछ कुछ मैटर में इंक्वायरी कर चुके हैं। फर्स्ट मैटर इज दैट नेम एंड वैल्यू आर करेक्ट। वो लोग इंक्वायरी कर चुके हैं सर कि जो क्रेडिटर है डिबेंचर होल्डर का नाम क्या है बेटा? ट्रू एंड करेक्ट है। और साथ ही साथ नो एम्प्लॉय हैज बीन रेंट्रेंच फ्रॉम दिस प्रोसेस, मतलब ये बताएंगे कि सर कोई भी एम्प्लॉय रेंट्रेंच नहीं हुआ है, बाहर नहीं निकाला गया है ट्रांसफर के कारण। गॉट माय पॉइंट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? अब ध्यान समझिएगा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स की कॉपी बेटा आप लोग को रजिस्टर्ड ऑफिस में प्लेस करना पड़ेगा एंड विच विल बी अवेलेबल फॉर योर इंस्पेक्शन। समझ आया कि नहीं आया? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स को आपको कहां प्लेस करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में बेटा। और कहां सिचुएटेड रहेगा वो? इंस्पेक्शन के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस में हमेशा अवेलेबल रहेगा। ध्यान समझिएगा, एप्लीकेशन के साथ साथ आप लोग को एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस ऑफ इंप्लॉय कहां से कहां से कहां से कहां से? चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, अब तो स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस लेके सबमिट करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? अब ध्यान समझना, कंपनी ने जिस दिन INC 23 फाइल किया उसके 30 डेज के अंदर अब उसकी नई ऑब्लिगेशन सामने आती है। उस ऑब्लिगेशन को बोलते हैं बेटा एडवर्टीजमेंट। समझ आया कि नहीं आया? एडवर्टीजमेंट में सबसे पहला बोलता है बेटा कि आपको वर्नैकुलर न्यूज़पेपर प्लस इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप लोग को देना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? उसके बाद बेटा आप लोग को रजिस्टर्ड पोस्ट से किसको देना पड़ेगा? इंडिविजुअल नोटिस। क्रेडिटर प्लस डिबेंचर होल्डर को आप लोग को इंडिविजुअल नोटिस देना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई कंसर्न बॉडी है, जैसे सर अगर सर मेरा ROC है सर, या तो मेरा SEBI है,
या तो फेमा और एनी अदर, कोई और होता है तो उनको ही मेरे को बताना पड़ेगा। मगर मतलब ये होता है बेटा कि अगर आप कल के डेट में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस अपना चेंज करते हो तो आपको बताना पड़ेगा। वर्नेकुलर न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉर जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को बता दिए सर आपने, सर रजिस्टर्ड पोर्ट से क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर को भी बता दिया आपने, और रेगुलेटरी अथॉरिटी आरओसी और सेबी आपने उनको भी बता दिया। गॉट इट और नॉट? सर ये इसलिए बताया गया है क्योंकि किसी को अगर ऑब्जेक्शन हो तो बताना पड़ेगा। इफ कंपनी रिसीव्ड एनी ऑब्जेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए आपको हियरिंग बैठाएगा। अगर नहीं आया तो आप प्रोसीड कर सकते हो, और जो हियरिंग आप लोग का आएगा बेटा वो पूरे कंपनी को बाउंड करेगा। गॉट माई पॉइंट और नॉट? और इसके लिए जवाबदार कौन होगा? ओनली कंपनी ही इस चीज के लिए जवाबदार होगा हियरिंग के लिए। गॉट माई पॉइंट? सर अगर कोई भी कंपनी के ऊपर I3 चल रहा है तो उसको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने नहीं दिया जाएगा। I3 मींस इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन। गॉट इट और नॉट? और सर जिस दिन पे तुम्हारा इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है और कंपनी के ऊपर कोई भी पेनाल्टी या तो कंप्लायंस नहीं आता है तो उसको चेंज करने दे दिया जाएगा। गॉट माई पॉइंट और नॉट? फिर आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा। कंपनी अगर पब्लिक ऑफर इशू करना चाहती है बेटा तो उसके लिए आप लोग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2। सर पार्ट 1 हम लोग का बोलता है प्रोस्पेक्टस, क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस बोलता है। और दूसरा क्या बोलता है बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलता है। और थर्ड वन क्या बोलता है बेटा आप लोग का? राइट इशू और बोनस इशू। ये बेटा मैंने बताया पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी तीन तरीके से पैसा ले सकता है। फर्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टस, मतलब एफपीओ या तो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर या तो राशि, फर्दर पब्लिक ऑफर और डीम प्रोस्पेक्टस, ठीक है सर। उसके बाद आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, जो पार्ट 2 में दिया गया, प्राइवेटली आपको पैसा मांगना पड़ता है। और थर्ड वन इज राइट इशू और बोनस इशू। और सर ध्यान देना कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकता भैया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक सर। अभी क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, बताना चाहेगा कोई? सर प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है बेटा जो कि पूरे कंपनी के ऑफर्स के डिटेल को कंटेन करता है। और ध्यान रखना बेटा प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड एंड साइन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रोस्पेक्टस वो होता है बेटा जो ऑफर्स के पूरे डिटेल्स को कंटेन करता है। और ध्यान रखिएगा कि प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड एंड साइन। गॉट माई पॉइंट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया बेटा? प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले आपको किसी को डिलीवर करना पड़ता है क्या? आरओसी को बेटा आपको डिलीवर करना पड़ेगा बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस। आपको प्रोस्पेक्टस सर देने से, इशू करने से पहले आपको आरओसी को डिलीवर करना पड़ेगा। एंड वैलिडिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस विल बी 90 डेज। बोलने का मतलब यह सर, नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इशूड मोर देन 90 डेज ऑफ डिलीवरिंग टू रजिस्ट्रार। आपने जिस दिन डिलीवर कर दिया बेटा उसके 90 डेज के अंदर आपको प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो वो इनवैलिड कहलाएगा। गॉट माय पॉइंट? समझ आया कि नहीं आया? अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, प्रोस्पेक्टस किसको क्या है बेटा? पब्लिक को। थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो बेटा आप लोग को प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको अल्ट नहीं करना है। क्या कर सकते हो? सर मैंने पैसा मांगा था बिस्किट के लिए, मैं चॉकलेट बनाना चाहता हूं। नॉट पॉसिबल। नो कंपनी शैल वेरी द ऑब्जेक्ट ऑफ मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्ट। सर लेकिन अगर करना चाहता हूं तो सर मेरे को स्पेशल रिजोल्यूशन मांगता है भैया, किसमें? पोस्टल बैलेट में। वेरी गुड। मेरे को दिख रहा है बेटा कि तुम लोग इधर टॉपिक थोड़ा कम रिवाइज करके आए हो। ठीक, कोई इशू नहीं है। आई एम हियर। व्हाई फियर व्हेन वर्चस्व सर इज हियर। समझ गए? ठीक। अब देखो, ऑब्जेक्ट को अगर आपको चेंज करना है बेटा तो सीधी सी बात है, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वो भी पोस्टल बैलेट में। लेकिन सर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेटरी नोट भी अटैच करना पड़ेगा। एग्री? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब आपको इसमें बताना पड़ेगा बेटा आपका ओरिजिनल इशू क्या था, सर कितना पैसा रेज किए हो, कितना बाकी है, आप क्यों चेंज करना चाह रहे हो, एंड सो ऑन सो ऑन। एक चीज आप लोग ध्यान देना, कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस से जो पैसा इशू किया है उसको ट्रेडिंग में नहीं लगा सकती। ट्रेडिंग मींस सर शेयर मार्केट। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में साथ ही साथ दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है बेटा तो आप कमाओ, आप इन्वेस्टमेंट करो। गॉट माई पॉइंट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? फिर एक चीज क्लॉज समझो कि कोई भी मेंबर अगर सर ऑफर करते हैं अपना शेयर को
सेल करने के लिए विथ कंसल्टेशन ऑफ बीओडी। क्या बोलता है कि वेयर एनी मेंबर्स wants to offer their full or part of the shares in the consultation of BOD, it shall be deemed to be prospectus। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? बट सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर पूरे के पूरे नियम कानून किसके अप्लाई होंगे? प्रोस्पेक्टस के पूरे नियम एंड कानून अप्लाई होंगे। बट सर ऐसे यहाँ पास चार ऐसे रूल्स हैं जो आप लोग के प्रोविजो हैं। एग्री सर? नंबर 1 इज योर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्लॉज सर इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और सर एक हम रिपोर्ट देते हैं जिसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। सर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी का जो रिपोर्ट दिया जाता है सर वो भी इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। और साथ में साथ बोलते हैं बेटा मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, जो कि जनरली 5% होता है। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू को भी यहां पास नहीं होता। और एनी अदर और प्रोविजन विच इज गैदर्ड बाय द कंपनी नॉट द शेयर होल्डर। ऐसा जो इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास हो सकता है, शेयर होल्डर के पास नहीं हो सकता, वो चीज शेयर होल्डर नहीं दे सकते। गॉट इट और नॉट? अब एकदम ध्यान समझना बेटा, अगर कोई भी कंपनी ये ऑफर कर रही है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इसका खर्चा कौन उठा रहा है। द प्रोस्पेक्टस शो टू शैल डिस्क्लोज द नेम ऑफ पर्सन और पर्सन हु इज बियरिंग द कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब थोड़ा ध्यान समझना, अब बेटा एक्ट आया है आप लोग का, एक तो एक्ट आया है उसका नाम है डिपॉजिटरी एक्ट 1996। उसके बाद हर शेयर आप लोग के डीमेट फॉर्म में होगा, डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होगा। ठीक, अब देखो बेटा प्रोस्पेक्टस आपके दो प्रकार के होते हैं। ओके, प्रोस्पेक्टस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड सेकेंड वन इज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके, समझ आया? इसको आरएचपी बोलते हैं। समटाइम्स ये वर्ड आपको यूज करने दिखने मिलेगा कि यूज करते हैं इंस्टीट्यूट। अब देखो सेल्फ प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है सर जिसमें कि हम 1 और मोर इशू करते हैं विदाउट फर्दर इशू। ध्यान समझना, सेल्फ प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है बेटा जिसमें हम लोग एक या उससे ज्यादा इशू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ऑफर। एज पर द सेबी बेटा सेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी क्या रहेगी? 1 साल रहेगी। सेबी बोलता है कि ज्यादा ज्यादा एक वैलिडिटी कितनी रहेगी सेल्फ प्रोस्पेक्टस की? 1 साल रहेगी बेटा, उससे ज्यादा नहीं रह सकती। ध्यान देना, अगर आप लोग ओवर एप्लीकेशन रिसीव होता है तो बेटा आप लोग को 15 दिन के अंदर वापस करना पड़ेगा। और ध्यान समझिएगा, अगर आपने बेटा पहला पब्लिक का पैसा ले लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने जब सेकेंड टाइम ऑफर किया तो आप लोग को बेटा मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये आपने सेकंड ऑफर दिया तो उसके बारे में आपको आरओसी को अलग से बताना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ प्रोस्पेक्टस आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर में दिए और अगर समझो सेकंड इशू लास्ट में किए, साल के लास्ट में, तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा थ्रू फाइलिंग द मेमोरेंडम। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? अब आता है बेटा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस उसको बोला जाता है बेटा जिसमें कि कंप्लीट पर्टिकुलर नहीं रहता 2 चीज का। फर्स्ट वन इज क्वांटम और सेकेंड वन इज प्राइस। ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें 2 प्रकार के डिटेल नहीं होते। फर्स्ट वन इज योर क्वांटम और सेकेंड वन इज प्राइस। सर ये सर हम लोग का नहीं होता। कोई भी कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहता है उससे पहले रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जरूर दे सकता है। सर इसको कम से कम कितना दिन पहले देना पड़ेगा? फर्स्ट वन इज प्रायर 3 दिन से पहले देना पड़ेगा। और एकदम ध्यान से सुनिएगा, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्लोज करने के बाद अगर आप नया डिटेल लाते हो तो उसको आप लोग को आरओसी को बताना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? आई थिंक दिस इज इनफ फॉर योर रिवीजन। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, अगर आप प्रोस्पेक्टस में झोल करते हैं तो आप लोग को आएगा लाइबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट। अगर आप प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसा चीज कंटेन करते हैं बेटा जो गलत है या तो जानबूझ के आप गलती की है तो आप लोग को 2 प्रकार की लाइबिलिटी आएगी। फर्स्ट वन इज योर सिविल लाइबिलिटी एंड सेकेंड वन इज योर क्रिमिनल लाइबिलिटी। पहले बात करते हैं बेटा कि कोई भी कंपनी है प्रोस्पेक्टस में अगर सर अनट्रू स्टेटमेंट देता है, क्या देता है बेटा? अनट्रू स्टेटमेंट देता है तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है, या तो सर कोई मटेरियल फैक्ट को ओमिट करता है जिसको कंसीलमेंट बोलते हैं। समझ आया कि नहीं? फिर से बोलता हूं, अगर कोई भी प्रोस्पेक्टस में बेटा अनट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है सर, या तो ओमिट किया गया मटेरियल इंफॉर्मेशन का, तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड देमसेल्फ फॉर सच प्रोस्पेक्टस शैल बी लायबल फॉर सेक्शन 447 के लिए उनकी लायबल होगा बेटा, जिसको हम लोग नर्क बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? देन अब सिविल लाइबिलिटी में एकदम ध्यान समझिएगा, ओके
एक मिनट, ओके ओके ओके, एक मिनट। अब ध्यान समझिएगा, जो सिविल लाइबिलिटी है बेटा वो कब अराइज होती है कि आपने मिस स्टेटमेंट दिया है प्रोस्पेक्टस में, उसके कारण किसी को लॉस हुआ है या तो डैमेज हुआ है। मतलब ड्यू टू योर रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन प्रोस्पेक्टस कोई कंपनी इनकट करता है बेटा आपका लॉस और डैमेज, तो उसके कारण जितने भी ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है, डायरेक्टर केएमपी जो भी है बेटा, उनको सिविल लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। इन द सेंस सर उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कौन कौन से वो पर्सन हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पर्सन वो जो सर अपने आप को ऑथराइज किया है, सर ऑथराइज किया है, ओके। फिर उसको बोलता है सर कोई प्रमोटर है, सर या तो कोई एक्सपर्ट है, सर या तो कोई ऑथराइज पर्सन है बीओडी के अलावा, अदर देन बीओडी के बाद ऑथराइज पर्सन। समझ आए कि नहीं आए सर? इन सब को लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी उस पर्सन को जिस पर्सन को लॉस इनकर्ड हुआ है। पर ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई भी पर्सन अगर कुछ कुछ चीजें प्रूफ कर देता है कि सर मैंने ये नहीं किया है, तो उनके ऊपर लायबिलिटी आएगी क्या? नो। तो बेटा सबसे पहला बात ये होता है कि उस डायरेक्टर ने प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले अपना कंसेंट विड्रॉ कर दिया है। वेयर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज विड्रॉ हिज कंसेंट बिफोर इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले बेटा डायरेक्टर ने विड्रॉ कर दिया। दूसरा ये बोलता है कि सर जो प्रोस्पेक्टस इशू है विदाउट द नॉलेज हुआ है, समझ आए? किसके नो? डायरेक्टर के वो नॉलेज में नहीं था, विदाउट द नॉलेज ऑफ द डायरेक्टर हुआ है। और सेकंड थर्ड वन ये बोलता है बेटा कि इन्होंने विश्वास किया किसके ऊपर? एक्सपर्ट के ऊपर, एंड दे हैव अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द एक्सपर्ट इज करेक्ट। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फिर बताता हूं मैं पनिशमेंट ऑफ पर्सोनेटिंग। पर्सोनेटिंग मतलब समझते हो? मतलब टू पेसेस बोलते हैं सर। कोई भी पर्सन अगर कंपनी को एप्लीकेशन देता है जबरदस्ती सर फिक्टिशियस नेम में देता है, या तो सर मेक करता है या तो अबेट्स करता है। अबेट्स मतलब होता है सर हेल्प करना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में, या तो कोई पर्सन खुद करता है या तो किसी को एडवाइस देता है फिक्टिशियस नेम में करने के लिए, या तो सर बहुत सारे एप्लीकेशन देता है कंपनी को ताकि मेरे को शेयर्स मिल सके। सर डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली उसके ऊपर भी क्या अप्लाई होगा बेटा? सेक्शन 447 विल ऑल्सो एप्लीकेबल टू देम। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अब ध्यान समझिएगा। अब आता है बेटा आप लोग का अलॉटमेंट। जो जो कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है सर, अगर उसको मिनिमम अमाउंट रिसीव हो जाता है सब्सक्रिप्शन का जो होता है तुम्हारा 90%, तो बेटा इनको अलॉटमेंट करके देना पड़ेगा। एंड यू मस्ट नोट इट डाउन, द एप्लीकेशन वैल्यू मस्ट बी एटलीस्ट 5% ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब टोटल अमाउंट नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू के कम से कम 5% वो क्या होना चाहिए बेटा आप लोग का? एप्लीकेशन होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं कर पाया, अगर कंपनी को सर पैसा अगर नहीं मिल पाया, तो सर उसको, अब बताओ, अगर सर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाता 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर, तो अगले 15 दिन के अंदर कंपनी को पैसा रिफंड करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? अगर इफ फेल्स टू डू सो 15% पर एनम के रेट से उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? फिर से बताता हूं, अगर कंपनी को 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस से, तो बेटा उसके 15 दिन के अंदर पैसे को रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो 15% के रेट से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन मनी को आप लोग को बेटा सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करके रखना पड़ेगा, आप कोई और जगह नहीं रख सकते। गॉट इट और नॉट? अब ध्यान समझिएगा, अगर आप कल डेट में इशू कर रहे हैं बेटा, तो आप चाहो तो कमीशन का पेमेंट कर सकते हो। एग्री और नॉट? इस जाहिर सी बात है सर, कमीशन किसको पे करोगे तुम लोग? अंडरराइटर को। किसको सर? वही ना, अंडरराइटर वो होता है सर जो ब्रोकर रहता है। कहां का ब्रोकर रहता है अक्षत? कंपनी के शेयर्स का ब्रोकर रहता है। समझ आया कि नहीं? बट एकदम ध्यान समझिएगा, अगर आपको पेमेंट ऑफ कमीशन करना है तो इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होगा टॉपिक्स, कुछ ज्यादा ही, अगर पहले बार इतना लंबा रिवीजन चल रहा है लाइक अ मैराथन, तो अपने बुक्स को सामने रखिए, नोट्स को, ताकि आप जवाब दे पाए। ठीक है? तो इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ध्यान रखेंगे बेटा, कमीशन आप कहां से दे सकते हो? आइदर आउट ऑफ प्रॉफिट और फ्रॉम इशू।
बोलने का मतलब ये कि अगर आपको कमीशन पे करना है बेटा, या तो आप प्रॉफिट से पे कर सकते हो या तो आप इशू से पे कर सकते हो। अब ध्यान देना बेटा कि रेट कितना हो सकता है, आर्टिकल क्वेश्चन जो बोलते, लेकिन मैक्सिमम हम बताएंगे। मैक्सिमम शेयर के केस में 5% और डिवेंचर केस में 2.5%, विच एवर इज लोअर बोलता हूं। समझ आया कि नहीं? आर्टिकल प्रेस्टेशन में जो रेट दिया वो कर सकते हो, लेकिन बेटा लेकिन मैक्सिमम शेयर में 5% देना है, डिवेंचर में 2.5%, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। एंड प्लीज नोट इट डाउन दैट द प्रोस्पेक्टस शैल डिस्क्लोज द नेम ऑफ अंडरराइटर और द अंडरराइटर्स। हमारे अंडरराइटर कौन है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड देयर विल बी अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द अंडरराइटर एंड द कंपनी एंड इट शैल बी डिलीवर्ड टू द आरओसी। सर इसको आरओसी का आप लोग को डिलीवर करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? ध्यान समझिएगा सर, जो कंपनी को पब्लिक इशू करना है सर उसको स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देके डील करना पड़ेगा, चाहे वो एक स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है या तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब एकदम ध्यान समझिएगा, सर आपके पास पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास? पैसा इनफ्लो हो रहा है। कहां से आ रहा है बेटा? पब्लिक से पैसा आ रहा है। तो कंपनी लॉ ये बोलता है बेटा कि आपको सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो भी शेड्यूल्ड बैंक में। आप लोग को एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ध्यान देना बेटा, ये जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ दो पर्पस के लिए यूज हो सकता है। वन इज योर पर्पस ऑफ अलॉटमेंट, या तो सर रीपेमेंट ऑफ मोनीस, याद है वर्ड सर? या तो अलॉटमेंट के पर्पस के लिए होगा सर, या तो हम मनी को रीपे करेंगे। गॉट इट और नॉट? मैं चाहूंगा कि आप लोग 1 मिनट का हल्का सा ब्रेक ले, पानी वानी पी ले, फिर आगे बढ़ते हैं। दिमाग को एक्टिव रखें। क्या बोल रहे हो? 60 दिन था? रीजनल डायरेक्टर वाला मैंने कंक्लूड ही नहीं किया, उसको मैंने स्किप किया है। रीजनल डायरेक्टर वाला पॉइंट है, उसको मैंने रिवीजन में नहीं लिया है अभी तुम लोग के। असली टॉपिक तो अभी बाकी है बेटा, अभी तो चालू ही नहीं हुआ है। तुम लोग टेंशन मत लो ना, मैं हूं, तुम लोग काहे टेंशन लेते हो यार? छोटे मोटे चीजों में टेंशन लेते हो। आई एम योर गुरु जी, पता है? अपनी सारी टेंशन मेरे पास छोड़ के जाया करो, तुम लोग सिर्फ पढ़ाई किया करो, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान समझना कि अब मेन हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था सर, पब्लिक इशू। सेकेंड पार्ट था आप लोग का, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां से थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के और ज्यादा स्टार्ट हो रहे हैं। अब प्राइवेट प्लेसमेंट ये होता है बेटा कि कोई भी ऑफर या कोई भी इनविटेशन, एनी ऑफर और इनविटेशन टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस। सर कोई ऑफर या तो ऑफर या तो इनविटेशन दिया जाता है किसको? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, अदर देन पब्लिक ऑफर, जो फुलफिल करता है बेटा कंडीशन सेक्शन 42 का। गॉट इट और नॉट? किसका कंडीशन फुलफिल करता है? सेक्शन 42 का। अब ध्यान समझिएगा, हमने वर्ड की यूज किया बेटा सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। तो सर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर? 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विच शैल बी आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा कि सर एप्लीकेशन आपको देना है दो, कोई इशू नहीं है, बट बेटा आपको बैंकिंग चैनल में ही देना है। कैश इज नॉट अलाउड, आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, मतलब चेक, डीडी या अदर बैंकिंग चैनल आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। गॉट इट और नॉट? द सेम मनी रिसीव्ड यूटिलाइज फॉर ओनली 2 पर्पस। सर या तो अलॉट करो सर, या तो रिटर्न करो। एकदम ध्यान समझना, कोई भी कंपनी सर फ्रेश अलॉटमेंट नहीं कर सकती जब तक पूरा अलॉटमेंट या तो विड्रॉ नहीं हुआ है सर, या तो अबंडेंट नहीं हुआ है। समझ आया कि नहीं आया? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हेन टू अलॉट। आपको कितने दिन के अंदर अलॉट करना पड़ेगा? सर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अलॉट करना पड़ेगा विद इन 60 डेज। आपको 60 दिन के अंदर बेटा अलॉट करना पड़ेगा। अगर आप अलॉटमेंट नहीं कर रहे हो तो 60 डेज के
15 दिन के अंदर आपको रिटर्न करना पड़ेगा सर। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू रिटर्न द सेम, यू आर रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 16 डेज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान समझिएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में कंपनी को अलॉटमेंट 60 दिन के अंदर करना पड़ता है। अगर कंपनी ने 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट नहीं किया तो 15 दिन के अंदर, एक्सपायरी ऑफ द 60 डेज के 15 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको? रिटर्न, रिफंड करना पड़ेगा। तो रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न और रिफंड नहीं कर सॉरी रिटर्न और रिफंड नहीं कर पाते हो बेटा, तो आपको 16 डेज से 12% का रेट से इंटरेस्ट आ गया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है बेटा, तो सब पब्लिक एट लार्ज में उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं देना है। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? मैंने बोला ग्रुप ऑफ पर्सन कितने रहेंगे आप लोग के? 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 2 से ज्यादा नहीं करना है। बहुत बड़े बेटा तुम लोग ऐसा क्यों लग रहा था कि तुमको याद नहीं है? फ्रेमिंग हो जाएगा बेटा। तुमको पता है मैं जो रिवाइज कर रहा हूं उसमें तुम लोगों ने 90% पॉइंट तुम लोग बताए हो। इसका मतलब है कि तुमको याद है, बस तुमको फ्रेमिंग करना। नॉट लाइक दैट बेटा, अगर तुम लोग नहीं भी पढ़ रहे थे देख के भी नहीं बता सकते। तो यही चीज तुमको समझना, धीरे धीरे करके हो जाएगा बेटा। थोड़ा तो समय दो अपने आप को, समय दोगे तो सब चीज हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा आप लोग का शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल आप लोग के 2 प्रकार के होते हैं। शेयर कैपिटल इज योर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज इक्विटी एंड सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर इक्विटी शेयर कैपिटल 2 पार्ट्स, एक होता है सर नॉर्मल, एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का होता है। समझ आया कि नहीं आया? अगर सर कोई भी कंपनी को सर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करने तो उसे कुछ कुछ कंडीशन उसको फुलफिल करने पड़ेंगे। जैसे कि कोई भी कंपनी डिफरेंशियल राइट इशू नहीं कर सकता जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर देता। अब कंडीशन में बताओ क्या होता है। फर्स्ट वन इज इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड फॉर द पर्पस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड एंड द। और बोलने का मतलब ये कि कंपनी अगर लिस्टेड है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा? सेबी या तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वाला प्रोसेस आपका सामने आएगा। आप लोग को मैक्सिमम 75% ऑफ पोस्ट कैपिटल कर सकते हो सर, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अमेंडमेंट है, ध्यान के नहीं बताया था मैंने। एक चीज ध्यान से रखिएगा, कोई भी कंपनी अगर 3 साल में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रख रही है तभी उसको डिफरेंशियल राइट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट चाहिए आप लोग को पिछले 3 साल में। और साथ ही साथ यह बोला जाता है कि कोई भी कंपनी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट करता है पिछले 3 साल में तो उसको नहीं दिया जाएगा। तो बोलने का मतलब यह सर, वेयर कंपनी हैज नॉट मेड एनी डिफॉल्ट इन प्रीवियस 3 इयर्स फॉर द फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। सर आपको डिविडेंड डिक्लेरेशन में भी कोई भी डिफॉल्ट नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको 3 साल में, प्रीवियस 3 इयर्स में आपको कुछ कुछ एक्ट है वो आप लोग को पेनाल्टी नहीं देना चाहिए। फर्स्ट वन इज सेबी, आरबीआई, फेमा और एक था सेक्रा, सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट होता है तो सेक्रा बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? इसमें अगर आपको पेनाल्टी मिला गया बेटा तो आप लोग डिफरेंशियल राइट्स इशू करने नहीं दिया जाएगा। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। नो, ऐसा मैंने नहीं बोला। बस मेरे को देखो, इसमें बेटा क्या दिया हुआ एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट मैं नहीं बताऊंगा। सर कन्वर्जन दिया हुआ है कि एक दूसरे में कन्वर्जन नहीं हो सकते, डिस्क्लोजर इंपोर्टेंट अदर इंपॉर्टेंट फर्दर इशू, मेरे ख्याल से तुमको पढ़ना पड़ेगा। मैं आप लोग को डिस्क्लेमर दे रहा हूं ना, इट इज नॉट कंपलसरी कि जो मैं रिवाइज कर रहा हूं वही आ रहा है, पहले बता रहा हूं मैं ना। मैं सिर्फ रिवाइज इतना करा रहा हूं जितना तुम लोग ट्यूनिंग में आ सकते हो। एंड यू नो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज एवरीथिंग अभी फिलहाल के लिए, बट अभी भी मेरे पास 1 घंटा है, विदाउट ब्रेक तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक, अब आप लोग का बेटा आता है सर्टिफिकेट ऑफ शेयर। अब ध्यान समझिएगा कि कोई भी कंपनी को अगर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है, ध्यान दे बात नहीं, अगर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है तो बेटा उन लोग को एकदम ध्यान समझना पड़े, सब जानना पड़ेगा। सबसे पहले
sir, for this purpose board resolution has been passed and the letter of allotment has been surrendered to कंपनी। आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट को कंपनी को सरेंडर करना पड़ेगा। सर अगर आपका लेटर ऑफ अलॉटमेंट गुम हो जाता है सर तो क्या करें? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रीजनेबल ग्राउंड लगेगा। गॉट इट और नॉट? फिर से बोलता हूं सर, एनी कंपनी वांट्स टू इशू शेयर सर्टिफिकेट, उनको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सर, साथ ही साथ आपको सरेंडर करना पड़ेगा लेटर ऑफ अलॉटमेंट को। अगर आपका लेटर ऑफ अलॉटमेंट गुम चुका है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो रीजनेबल ग्राउंड लगे। दाएं समझना, हु विल साइन द शेयर सर्टिफिकेट? शेयर सर्टिफिकेट में सर कॉमन सील होना चाहिए, अगर कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो। ध्यान समझना, हर जो शेयर सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखाना चाहिए सर, और चाहो तो आप लोग उसको डीएससी में साइन कर सकते हो। फॉर्म नंबर क्या रहेगा बेटा? SH1। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी कंपनी को रिन्यूड शेयर करना है, क्या बोला मैंने? रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट। रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट आप लोग को बोला जाता है बेटा नया सर्टिफिकेट। अगर कोई भी कंपनी को नया सर्टिफिकेट इशू करना है तो सर एक्सचेंज करना पड़ेगा सर। अगर आपका शेयर क्या हो जाता है? डिफेस्ट हो जाता है, या तो मल्टीलेटेड हो जाता है सर, या तो टॉन हो जाता है, या तो ओल्ड हो जाता है, तो कंपनी इशू तभी करेगी जी आप कंपनी को शेयर को सरेंडर करेंगे, क्योंकि आप रिन्यू मांग रहे हैं ना, डुप्लीकेट नहीं मांग रहे। डुप्लीकेट घूमने के लॉस में भी हो सकता है। तो बेटा अगर कोई भी कंपनी को रिन्यूड शेयर चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इन दिस दैट कि डिफेस्ड है, मल्टीलेटेड है, टॉर्न है, ओल्ड है, तो कंपनी को सरेंडर करना पड़ेगा। और रुपीस बेटा 50 रुपए पर सर्टिफिकेट ज्यादा नहीं हो सकता। गॉट इट और नॉट? कंपनी सर बिना सरेंडर के भी रिन्यू कर सकती है शेयर को इन केस ऑफ डीमर्जर और अमालगमेशन। डीमर्जर और अमालगमेशन केस में होता है। अब सर एकदम ध्यान समझना, कोई भी कंपनी अगर रिन्यूड सर्टिफिकेट इशू कर रही है तो उसको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इशूड इन ल्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नंबर आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान समझिएगा हर सर्टिफिकेट नंबर बेटा डिस्टिंक्ट नंबर में होना चाहिए। गॉट इट और नॉट? डिस्टिंक्ट नंबर में होना चाहिए। फिर अगर कोई भी कंपनी को अगर डुप्लीकेट शेयर इशू करना है सर, या तो लॉस्ट हो गया, या तो डिस्ट्रॉ हो गया, या तो डिफेस्ट हो गया, या तो टॉन हो गया, तो मल्टीलेटेड हो गया, तो 50 रुपए से कम में कंपनी उसको इशू कर सकती है। बट ध्यान देना बेटा एक चीज, इस शेयर सर्टिफिकेट में एक चीज कॉमन रहेगा, वो रहेगा डुप्लीकेट। आप लोग को अलग से इसको डुप्लीकेट नाम से लिखना पड़ेगा। राशि गॉट माय पॉइंट? समझ आया कि नहीं आया? कोई भी अनलिस्टेड कंपनी अगर, क्या बोला मैंने, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी अगर डुप्लीकेट शेयर इशू करती है तो उसको डिलीवर कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा सर? 3 मंथ्स के अंदर करना पड़ेगा सर। किसको? अनलिस्टेड कंपनी को। और लिस्टेड को 45 डेज के अंदर डिलीवर करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट और नॉट? अब बात है बेटा डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट। व्हाट इज द कोड? 2216। 2 in case of subscriber to the memorandum, 2 is the case of letter of allotment, 1 is the case of transmission, sir 6 is the case of debenture। मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज याद हो गया होगा।